हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और हमने लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है 2023 का। इवेल्युएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हमने बात की थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इटालियन यूनिफिकेशन, तो 2025 में जब हम नेक्स्ट फिर से कभी वीडियो बनाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में, तो 2025 में एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया है जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। तो यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन पे 2 क्वेश्चन लगातार पूछ चुका है यूपीएससी। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट यानी कि 2026 में जब भी होगा तो वहां पर ये जर्मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस या इटालियन यूनिफिकेशन, या फिर फ्रांस, स्पेशली नेपोलियन के ऊपर प्रोबेबिलिटी बनती है मैक्सिमम कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसको निगलेक्ट करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले इस हमने बात की थी कि इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पर फिर इंट्रोडक्शन हम इसका लिखेंगे। सीधे हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसके आंसर में इंट्रो, बहुत सिंपल सा इंट्रो रहने वाला है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जो बिस्मार्क का रोल पूछा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीधा बिस्मार्क के पॉलिसी से, यानी कि जो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होगा, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? इन 1871 was largely shaped by the leadership and diplomacy of Bismarck। यानी कि जो इसको अंडरलाइन कर देना हमने, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 वाज लार्जली शेप्ड बाय लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क। कौन था बिस्मार्क? इसकी डेजिग्नेशन द प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पीएम को मतलब इसको फुल फॉर्म में लिखना होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेशिया। उसके बाद इसका ये या तो इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या उसके बाद एक इसकी पॉलिसीज के बारे में और थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल रोल है बिस्मार्क का, रिवॉल्व अराउंड द रोल ऑफ बिस्मार्क रिवॉल्व्ड अराउंड, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 4 लाइन के इंट्रोडक्शन आराम से लिख सकते हैं। रिवॉल्व अराउंड हिज पॉलिसी, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो जाएगा इसकी पॉलिसी का, ऑफ, यानी कि लगता है कि एग्जामिनर सोचेगा को लगेगा कि हाँ लड़के ने पढ़ाई की है। रियल पॉलिटिक एंड ब्लड एंड आयरन, ये 2 पॉलिसी थी जिसमें बिस्मार्क बिलीव करता था, रियल पॉलिटिक एंड ब्लड एंड आयरन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको हम, जैसे इटालियन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है, तो सेम फॉर्मेट में हमको बस वहां पर उसके जो भी लीडर हैं या जो भी उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनकी कुछ पॉलिसीज होंगी, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन मोस्टली आपको तैयार करके रखना है। रिजिड होते हैं ये, हल्की लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उसमें, ताकि आप उसी इंट्रोडक्शन को बहुत जगह यूज किया जा सकता है। फ्रांस में भी सेम, मतलब आपको इस तरह का फॉर्मेट ही आपको यूज करना है, यानी कि इंपोर्टेंट टू द पॉइंट, सीधा क्रक्स आपको यहाँ पे लिखना है, ना कि इसको बीटिंग अराउंड द बुश ऐसा कुछ करना है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 लार्जली शेप्ड बाय लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क, द पीएम ऑफ रशिया। द रोल ऑफ बिस्मार्क रिवॉल्व अराउंड हिज पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक एंड ब्लड एंड आयरन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बॉडी के बारे में। अब यहाँ पर रोल ऑफ बिस्मार्क पूछा है, सिंपल
रोल ऑफ बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। एक सिंपल सा मैप बना देना है लास्ट टाइम की तरह, छोटा सा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका स्पेन, इटली, इस तरीके से। ये आपका हो गया फ्रांस। ये आपको इस तरीके से यहां पर दिखा देना है प्रशिया। जर्मन यूनिफिकेशन से पहले प्रशिया यहां पर एम्पायर हुआ करता था। इसको डॉट डॉट में यहां पर दिखा देना है ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये बस इतना सा एक ब्यूटीफुल मैप बन गया यहाँ पर, ताकि वहां पर दिखा जा सके। एग्जामिनर जो है देख के इसको समझ सकता है कि हाँ आपने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया है, और छोटी सी डिटेल यहाँ पर मेंशन की है। चाहो तो आप नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन या साउथ जर्मन कॉन्फेडरेशन इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं। तो सिंपल से है, पर्शियन एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर यहाँ पर बस मेंशन कर देना है। उसके बाद सीधा आप मूव कर जाना है। और ये जो डायग्राम है एटलीस्ट 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ही बन जाना चाहिए। तो स्मॉल डिटेलिंग यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर रोल ऑफ बिस्मार्क इन, सबसे पहले इसका जो है बॉडी कंटेंट इतना तैयार होता है तो उसके बारे में बॉडी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रोल ऑफ बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। सबसे पहले तो इनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक्स, पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक्स, ये क्या थी? जो बिस्मार्क थे वो प्रैक्टिकल पॉलिसीज में बिलीव करते थे, यानी कि फॉलोड प्रैक्टिकल पॉलिसीज रादर देन या इंस्टेड ऑफ लिबरल आइडियाज। प्रैक्टिकल पॉलिसीज रादर देन लिबरल आइडियोलॉजी। ठीक है, ये बोलते थे कि जो नेशनल यूनिटी है, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात करते हुए कहते थे कि जो नेशनल यूनिटी है कैन बी अचीव्ड थ्रू मिलिट्री पावर रादर देन लिबरल आइडियोलॉजी। मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी, इसके द्वारा ही हम नेशनल यूनिटी यहाँ पर, आप इसको लिख लेना, मैं बस आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक्स, यानी कि ये बिलीव करते थे, जो फॉलो करते थे प्रैक्टिकल पॉलिसीज के बारे में इंस्टेड ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी। यानी इनका बिलीव था कि जर्मन यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिटी जो है वो ड्राइव किया जा सकती है मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी के थ्रू रादर देन स्पीचेज या फिर लिबरल आइडिया। कि हाँ फ्रीडम ऑफ पीपल, ये समथिंग होना चाहिए सर। सेकंड यहां पर था स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रशिया। जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रशिया, ये सेकंड पॉइंट है इसका। यहां पर क्या था, जो जर्मन था पहले, नॉर्थ जर्मन, साउथ जर्मन, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्फेडरेशन में 39 अप्रोक्सीमेट कॉन्फेडरेशन थे, छोटे छोटे स्टेट थे जर्मनी को, जिसको ब्रेक किया गया था ऑस्ट्रियन एम्पायर के द्वारा। और उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो कहलाता था पर्शियन एम्पायर, पर्शिया एम्पायर। ठीक है, उसको जो अलग अलग स्टेट थे, कॉन्फेडरेशन थे जर्मनी के, उसको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पर जो जर्मन स्टेट है उसको बनाया गया था। यानी कि तो इन्होंने जितना भी इनके पास जो 39 कॉन्फेडरेशन था उसके अंदर से कुछ 8-10 का एक कलेक्टिव एम्पायर था या एक स्टेट था जिसको पर्शिया स्टेट बोलते हैं। और उसने अपनी जो पावर है उसको स्ट्रेंथन किया था। और इसके जो कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे यहाँ पर? बिस्मार्क थे। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पर्शिया, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो पर्शिया है उसको बिल्डअप किया। यहाँ पर कैसे बिल्डअप किया? मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री मिलिट्री रिफॉर्म्स यहाँ पर इसने किए। थर्ड, डेनिश वॉर, यानी कि डेनिश वॉर हुई थी 1864 में। बिस्मार्क यानी कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर अटैक किया था। उसकी कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं उनको कब्जा कर लिया था यहाँ पर। बाद में क्या हुआ कि जो स्टेट ऑस्ट्रिया को मिला था, पर्शिया उस पर अपना दावा ठोक रहा था कि मेरे को ये चाहिए। तो यहाँ पर जो डेनिश वॉर था, यहाँ पर मेंशन करना है, डेनमार्क के विरुद्ध था। और ये डेनमार्क को हराकर यहाँ पर 2-3 जो टेरिटरीज हैं, एक टेरिटरी है सेल्सविग, बहुत ज्यादा रहती फेमस एक टेरिटरी का नाम है सेल्सविग।
ये डेनमार्क की टेरिटरी थी जिसको प्रशिया ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां पर है ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर। ये हुआ था 1866 में, 2 साल के बाद जो टेरिटरी डिवाइडेड हुई थी डेनिश वॉर के अंतर्गत, उसी को लेकर यहाँ पर कंसर्न रेज किए थे बिस्मार्क ने, और ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर हुआ था 1866 में। इसको बोलते हैं 7 वीक वॉर, 7 वीक वॉर। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में, पॉलिटिकल अफेयर में, वो वहां पर खत्म हो गया। यानी कि इसने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूडेड ऑस्ट्रियन फ्रॉम जर्मन अफेयर ट्रीटी के बाद। तो यहां पर जो सोवरिन पावर मिल गई प्रशिया को, यानी कि बिस्मार्क को। नेक्स्ट फ्रैंको प्रशियन वॉर, ये हुआ था 1870-71 में। यहां पर क्या होता है कि जर्मन नेशनलिज्म अपने पीक पर पहुंच चुका था, जर्मन नेशनलिज्म अपने पीक पर पहुंच चुका था। तो यहां पर अराउज्ड जर्मन नेशनलिज्म एंड यूनाइटेड जो सदर्न जर्मन स्टेट्स थे अगेंस्ट फ्रांस। और यहाँ पर जो फ्रांस के साथ इनका वॉर हुआ था पर्शिया का, तो जर्मन जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट थे वो तो कंसोलिडेटेड थे, लेकिन बाद में जो नेशनल अराउज हुआ अलोंग विद जर्मन लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो सदर्न स्टेट थे वो भी खड़े हो गए थे अगेंस्ट फ्रांस वॉर। और जो 6 पॉइंट है लास्ट है प्रोक्लेमेशन ऑफ, और ये सब हो रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन सब वॉर में। प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर, इसमें यहां पर क्या हुआ है, बिस्मार्क क्या बने, चांसलर बने। यूनाइटेड जर्मनी, इन सबका जो लास्ट पॉइंट था ये था प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। यहाँ पर जर्मन एम्पायर बन गया था। इसके जो चांसलर थे वो बने बिस्मार्क, यूनाइटेड जर्मनी के। यानी कि जो नॉर्थ जो कॉन्फेडरेशन था जर्मन स्टेट्स का, वो एक इकट्ठा हुआ और बिस्मार्क ने उसने यहाँ पर मेजर रोल प्ले किया था। तो ये 4-5 पॉइंट आप देखेंगे, आप इसका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन है। मैप यहाँ पर छोटा सा आपने डाला हुआ है, 4-5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है उसने कि एनालाइज द रोल, यानी कि इवेल्युएट करना है यहाँ पर, यानी कि तो यहाँ पर लिखना है कि जो बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बट नॉट द सोल रीजन। केवल उनकी पॉलिसीज, नॉट द सोल रीजन, केवल उनकी पॉलिसीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, केवल एक आदमी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बहुत सारे रीजन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पर एक 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं आपको। सबसे पहले ये एक टाइम था जब 19th सेंचुरी चल रही थी, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, लोगों के अंदर पैसा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत तेजी के साथ जा रही थी। तो लोग क्या सिक्योर एक स्टेट चाहते थे, बड़ा स्टेट चाहते थे, जो उनके जो उनके इंटरेस्ट है उनको सर्व कर सके। सेकेंड है राइज ऑफ नेशनलिज्म, स्पेशली अलोंग विद लैंग्वेज, नेशनलिज्म आफ्टर 1848 रेवोल्यूशन, ये एक रीजन था यहाँ पर। एक रीजन था यहाँ पर बहुत फास्टर मिलिट्री रिफॉर्म्स थे रशिया में, स्पेशली अंडर जो है जनरल वॉन रून। तो यहाँ पर ये मिलिट्री रिफॉर्म्स थे। ये कुछ यहाँ पर रीजन है अदर देन बिस्मार्क की डिप्लोमेसी। लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि बिस्मार्क was the chief architect of German unification through
हिज डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप he transformed a divided Germany into a powerful unified nation state and altered the balance of power in Europe। ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना, बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की नींव तैयार होनी स्टार्ट होगी। तो बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ German unification through his diplomacy, military strategy, national leadership. He transformed divided Germany into a powerful unified nation state and altered the balance of power in Europe। तो ये एक परफेक्ट यहाँ पर परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा आंसर हो गया जिस पे आपको अच्छा मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। गुड इंट्रोडक्शन और गुड कंक्लूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना पड़ेगा। इवेल्युएट का क्या मतलब होता है, एसेस का क्या मतलब होता है, एग्जामिन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। मैप का यूज जरूर होना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में चाहे हिस्ट्री में बहुत जगह लोग यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करना है। चाहे छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है, आपको यहाँ पर दिखा देनी है। जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पर छोटा सा मैप बनाया हुआ है, और इसको बंद कर देना बॉक्स में। 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पर 16 रीजन बिस्मार्क नहीं थे, यहाँ पर 4-5 रीजन यहाँ पर स्मॉल लिख देने हैं, देन कर देना। ये है आपका, ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्मन यूनिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के बारे में के क्वेश्चन, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। मिडाइवल के एक आध क्वेश्चन करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन। फिर कभी अगर हम दोबारा से वापस आएंगे इसको करने के बाद, तो फिर हम करेंगे 25 के क्वेश्चंस, और फिर नए क्वेश्चन भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर जीएस ज्योग्राफी का।